दोस्तों, अब मैं इसकी गहराई आपको बता रहा हूँ। इस गहराई को समझना। और सबसे अधिक मैं आपको चीज़ ये बताता हूँ, भृगु नंदी नाड़ी और नंदीकेश्वर नाड़ी का तो ये मुख्य आधार है। पारंपरिक ज्योतिष में, नोट करिए, पारंपरिक ज्योतिष में जब हम कहते हैं देश काल परिस्थिति देखो, भाव एस्पेक्ट एवं कारक देखो, तो जो कारक शब्द है उसका उपयोग कैसे होता है, उसे कैसे देखा जाता है, हमने तो देख लिया। शुक्र उच्च का है, पत्नी का कारक उच्च का है, पत्नी बड़ी सुंदर होगी, बड़ा वो होगा, लेकिन वास्तविकता नहीं होती। तो वो तथ्य इसमें आएंगे। भृगु नंदी नाड़ी और नंदीकेश्वर नाड़ी इसी आधार पर लिखी गई हैं। लोगों ने अपने अपने नियम बनाकर भृगु नंदी नाड़ी को डिफाइन करना शुरू कर दिया। भृगु नंदी नाड़ी कोई ज्योतिष का लिटरेचर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे ज्योतिष का लिटरेचर, वो अंगूठे के निशान से निकाली हुई कुछ कुंडलियों का संकलन है। और वास्तव में नंदीकेश्वर नाड़ी वह ज्योतिष का साहित्य है, परंतु वह उपलब्ध नहीं है। उसके कुछ पन्ने मुझे मिले थे, मैंने उन्हें पढ़ा, समझा और अन्य ग्रंथों को समझा, तब मैंने इस तथ्य पर पहुंचा। अब मैं इसकी विशेषता बताता हूँ। मैंने जैसे बताया था, लगन से बैठे हुए, लगन से त्रिकोण के भाव के स्वामी अर्थात विष्णु भाव स्वामियों को त्रिकोण स्वामी कहते हैं, लेकिन हर भाव से त्रिकोण स्वामी नहीं कहते हैं, सिर्फ लगन से त्रिकोण स्वामी कहते हैं। हम कहना केंद्र त्रिकोण में ग्रह बैठे हों, अर्थात लगन से केंद्र में या त्रिकोण में ग्रह बैठे हों तो बली होता है। लेकिन विष्णु भाव में किसी भी ग्रह से, किसी भी भाव से और किसी भी राशि से, त्रिकोण राशियों में बैठे हुए ग्रह विष्णु भाव में बैठे हुए माने जाएंगे और माने जाते हैं। अब उसका मुख्य कारक आपको समझ जाता हूँ। इन तीनों भावों में एक बहुत बड़ी समानता होती है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसको कहते हैं डीएनए, जीन कहते हैं, मतलब उस परिवार की कहानी कहते हैं। यह तथ्य मैं अब आपको समझा रहा हूँ, जिसके ऊपर विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष की स्थापना की गई है। नंदीकेश्वर भगवान ने, नंदीकेश्वर ऋषि ने भी बीएनएन जैसे ग्रहों को, बीएन जैसी भाषाओं को इसी तरीके से लिखा है। याद रखिए, बीएनएन में लोगों का कहना है लगन नहीं ली जाती, यह उतना ही गलत है जितना उनका कहना है, क्योंकि बिना लगन के कोई हिसाब हो ही नहीं सकता। बिना रेफरेंस के आप यह नहीं बता सकते दिल्ली किस शहर से कितनी दूर है। रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर वो बीएनएन वाले ये समझते हैं, भृगु नंदी नाड़ी वाले ये समझते हैं बिना लगन के फलादेश करते हैं, तो मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा, 5 कुंडली एक ही दिन की ले लें और फिर फलादेश करके दिखा दें। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों कुंडली लें और वो फलादेश करके दिखा दें। वो बिल्कुल ही निहायत ही गलत तरीका अपनाते हैं और अपनी अपनी ठोकते हैं, जिससे कोई परिणाम नहीं निकल पाता। अब आइए मुख्य विषय पर। ये जो भाव है मेष लगन जो है, ये जातक का भाव है, यहाँ जातक जन्म लेता है। नवम भाव जातक के पिता का भाव है, नोट करिए, नवम भाव जातक के पिता का भाव है। पंचम भाव, एक बार फिर ध्यान रखें, पंचम भाव जातक पर होने वाली संतान का भाव है। अर्थात जैसा मैंने बताया था कि ऋषि मुनियों ने पुरुष को प्रधानता देते हुए कुंडली लिखी गई है। अब यहाँ मैं उसको समझाता हूँ। यह भाव पिता का हुआ, यह पिता की संतान का हुआ, यह संतान की संतान का हुआ, अर्थात यह दादा हुआ। नोट करिए, यह पंचम भाव का दादा हुआ, पंचम भाव का यह पिता हुआ, अर्थात गुरु सूर्य का दादा हुआ, मंगल सूर्य का पिता हुआ और सिंह सूर्य जो है वो पोता हुआ। अब यहाँ कितना गहरा अर्थ निकल रहा है। तीनों एक ही परिवार के आदमी हैं, एक ही जीन है, एक ही डीएनए है, एक परिवार का आदमी। इनमें से कोई भी एक आदमी किसी के घर बिना बताए जा सकता है। अगर वो घर पर नहीं मिलता है तो ताला भी तोड़ सकता है। ये अधिकार किसने दिया?
देखो उसका ताला तोड़ दे, वो वहाँ की कॉलोनी में जाएगा, बताएगा भाई मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका दादा हूँ, वो किसी तरह से कंफर्म करेंगे तो आपको ताला तोड़ने की परमिशन दे देंगे। या हो सकता है बाप और बेटे कहीं बाहर गए हुए हैं और दादा चला जाता तो टेलीफोन का पता, हाँ जी आप मेरे पिताजी आप ताला तोड़ दो, तो ताला तोड़ देंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए तो कोई ताला नहीं तोड़ेगा। तो कितना बड़ा संबंध है इसमें। इसको कहते हैं दादा बेटा एवं पोता का संबंध। अगर ये तीनों आदमी आपके साथ बैठे हों तो आपको काय को चिंता है, फिर तो आप राजा हो गए, महाराजा योग हो गए। ये तीनों मिलकर महाराजा बन जाते हैं। इसको कहते हैं महाराज योग, या इसको कहते हैं राजकुल योग। अब एक बात बताइए, दादा के भी 5-7 भाई बहन हो सकते हैं, पिता के भी 5-7 भाई बहन हो सकते हैं, पोते भी 5-7 भाई बहन हो सकते हैं। अगर ये सब इकट्ठे बैठे होंगे तो कितना बड़ा परिवार हो जाएगा। क्या कोई हिम्मत करेगा इतने बड़े परिवार से खुंदक लेने की या उसको तंग करने की। वो जानते हैं इतने आदमी है, तो इसलिए इसको राजकुल योग भी बोलते हैं। और इसीलिए इसको यश त्रिकोण भी बोलते हैं, क्योंकि तीनों के एक साथ बैठने से यश तो अपने आप ही मिलेगा। पता चला पूरे गांव में आपका ही दबदबा है, यश तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें अगर चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए, तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा इस बच्चे की माँ है। नोट करिए, चंद्रमा सिंह में होने वाले बच्चे की माँ है। माँ का साथ मिल जाए तो इसको कहते हैं विष्णु महाप्रताप योग, अर्थात इसमें सब कुछ दुनिया समा गई, इससे बड़ा योग कोई होता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को राजकुल में जन्म लेना ही होगा, और जन्म लेते नहीं लेते हैं तो बड़े कुल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यहाँ बोलो बोलो, मैं चीज याद थी तो भूल गया। अब जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों भावों का जो संबंध बनेगा वो यश का संबंध बनेगा। यश बनने का कारण आपको पता चल गया। इसी प्रकार से दूसरे के त्रिकोण में जो संबंध बनेगा, अर्थात आपने पैसा जमा करना है, 2 नंबर की राशि आपका धन भाव है, तिजोरी भाव है, आपने पैसा जमा करना है। लेकिन पैसा आएगा कब? जब आप कंपटीशन लड़ोगे, स्पर्धा करोगे और कर्म करोगे। जब इसमें पैसा लाने के लिए आपको इससे मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से लड़ना पड़ेगा, लोगों को पार करना पड़ेगा, लोगों से स्पर्धा करनी पड़ेगी, कंपटीशन लेना होगा और आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा इकट्ठा होगा। इसी प्रकार से तीसरा भाव है, जिसे आप काम मोक्ष भी बोलते हो। ये भाव लगन का क्या है? छोटा भाई, ये बड़ा भाई है। ये कौन है? पत्नी। तो बड़ा भाई क्या बना? जेठ बना। छोटा भाई क्या बना? देवर देवरानी बने या ननद बनी। ये आपको मिल गया कि इसको जेठ कौन होगा, पत्नी का जेठ कौन होगा, भाई कौन होगा। पत्नी का स्थान तो ये है, इसलिए ये त्रिकोण भाव का महत्व बहुत लिया गया है। दूसरी बात है, ये भी ध्यान रखिए, सबके सब गुण, आप देखिए इसमें कौन से नक्षत्र हैं, वही नक्षत्र इसमें होंगे, वही नक्षत्र इसमें होंगे, अर्थात उनके स्वामी समान होंगे। नक्षत्र अलग अलग, उनके नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन उनके स्वामी। तो अगर मान लो यहाँ कोई 1 डिग्री का ग्रह बैठा हो, यहाँ भी कोई 1 डिग्री का ग्रह बैठा हो, और यहाँ भी कोई 1 डिग्री का ग्रह बैठा हो। मान लो सूर्य 1 डिग्री का बैठा है पंचम राशि में सिंह में, गुरु भी 1 डिग्री का बैठा है, और मंगल भी। तो नवांश में भी ये तीनों एक ही जगह पर मिलेंगे। आप ध्यान से देखिए नवांश की उत्पत्ति क्यों हुई। नवांश में भी ये तीनों एक ही जगह मिलेंगे, मतलब 1 नंबर की राशि में ही मिलेंगे। अब 1 नंबर की राशि में बैठ के मतलब दादा पोता और पिता एक साथ बैठ के, तो कितनी ताकत हो गई। इसका मतलब ये महान शक्तिशाली योग हो गया। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने योगों का निर्माण किया।